नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 2 हमारे आसपास क्या है। तो बच्चों आज हम देखेंगे तो हमारे आसपास क्या है। धनवीन माँ के साथ बगीचे में घूम रहा था। घूमते घूमते उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। हम जिस जमीन पर चल रहे हैं वह किसी तरह बनी होगी। यानी कि धनवीन माँ के साथ बगीचे में घूम रहा था और घूमते घूमते उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हम जिस जमीन पर चल रहे हैं वह किस तरह बनी होगी। धनवीन ने यह प्रश्न अपनी माँ से पूछा। धनवीन ये वाला जो प्रश्न है वो अपनी माँ से पूछता है। माँ ने कहा, माँ उत्तर देते हुए कहती है, तू प्रतिदिन सूर्य को देखता है ना। तो बच्चों हम प्रतिदिन, माँ उत्तर देते हुए कहती है कि तू प्रतिदिन यानी कि हर रोज सूर्य को देखता है ना। इस समय का भी यही परिवार है, इस सूर्य का भी यही परिवार है जिसे हम सौर परिवार के रूप में पहचानते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो सौर परिवार के रूप में पहचानते हैं। हमारी पृथ्वी इस परिवार की यह सदस्य है। हमारी जो पृथ्वी है वो इस परिवार की सदस्य कहलाती है। पृथ्वी सौर परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में है। यानी कि पृथ्वी सौर परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में है। सबसे विशेष बात तो यह है कि अपने जैसे सजीवों को जीने के लिए जरूरी ऐसा अनुकूलन जैसे कि तापमान, पानी और हवा मात्र पृथ्वी को ही प्राप्त हुआ है। तो बच्चों हमें सबसे विशेष बात तो यह कहलाती है कि अपने जैसे सजीवों को जीने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। जरूरी ऐसा अनुकूलन क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, पानी चाहिए और हवा मात्र पृथ्वी को ही प्राप्त हुआ है। उसके परिवार के अन्य सदस्य के पास इस प्रकार की अनुकूलता होने का प्रमाण आज तक नहीं प्राप्त हुआ है। तो बच्चों ये सब अनुकूल तापमान, पानी और हवा और पृथ्वी को ही मिला है। ये सब जो सदस्य है वो सदस्य और उसका जो अनुकूलन है उसका प्रमाण आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। तो सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य में से अलग हुई है। सामान्य रूप से देखे जाए तो क्या माना जाता है बच्चों, पृथ्वी सूर्य से अलग हुई है। जब पृथ्वी का उद्भव हुआ तब वह आग के गोले के रूप में थी। यानी कि जब पृथ्वी का उद्भव हुआ तो वह किस रूप में थी, तो बच्चों आग के गोले के रूप में थी। यह आग का गोला धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। यह आग का गोला क्या होने लगता है बच्चों, धीरे धीरे ठंडा होने लगा। उसके कई तत्व पहले द्रव्य स्वरूप में और उसके बाद घन स्वरूप में रूपांतरित हुए। तो बच्चों जैसे ही आग का गोला था, आग का गोला धीरे धीरे ठंडा पड़ा। जैसे ही उसके कई तत्व पहले तो द्रव्य स्वरूप में थे और उसके बाद धीरे धीरे घन स्वरूप में रूपांतरित हो गए। इस प्रक्रिया के समय जिन तत्वों का ठोस स्वरूप में रूपांतर हुआ उसे हम मुद्रावरण के स्वरूप में पहचानते हैं। यानी कि बच्चों हम देखेंगे तो हम इस प्रक्रिया के रूप में जिन तत्वों को ठोस स्वरूप मिला यानी कि रूपांतर हुआ उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रावरण के रूप में पहचानते हैं। और जिन तत्वों को द्रव्य स्वरूप में रूपांतरित हुआ उसे जलावरण कहते हैं। और जिन तत्वों को द्रव्य रूप में मिला यानी कि प्रवाही रूप में तो उसे क्या कहते हैं, जलावरण के रूप में पहचानते हैं। और जिन तत्वों का गैस स्वरूप में रूपांतर हुआ उसे वातावरण के रूप में पहचानते हैं। और जिन तत्वों को गैस स्वरूप में रूपांतर हुआ उसे वातावरण के रूप में पहचाना गया। फिर भी रहने के लिए कठोर सतह, पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए श्वास चाहिए। इसके लिए हवा प्राप्त होने के कारण ही पृथ्वी पर सजीव सृष्टि का विकास हुआ। तो बच्चों
इसके कारण हम देखेंगे कि फिर भी सतह पे रहने के लिए कैसी जमीन चाहिए, कठोर यानी सख्त जमीन चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, सांस लेने के लिए क्या चाहिए, श्वास लेने के लिए हवा प्राप्त होने के कारण ही पृथ्वी पर जीव सृष्टि का विकास हुआ था, जिसे जीवावरण के रूप में पहचाना जाता है। इस तरह पृथ्वी के 4 आवरण अस्तित्व है। तो बच्चों, पृथ्वी पर कितने आवरण अस्तित्व है, तो कौन कौन से, तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। कौन कौन से बच्चों, तो वातावरण, जलावरण, जीवावरण और मृदावरण। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बच्चों, तो सबसे पहले रहने के लिए हमें कठिन क्या होना चाहिए, जमीन हमें चाहिए होगी रहने के लिए। उसके बाद सबसे पहले जीवित रहने के लिए क्या होना चाहिए, तो वातावरण होना चाहिए, पीने के लिए पानी होना चाहिए और साथ साथ पशु पक्षी जैसे भी जीवावरण में आते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हवा है, जैसे कि गैस वायु, जैसे यहाँ पर जीवावरण है, जैसे कि हमारे जैसे मानव, पशु और पक्षी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि ये क्या दर्शा रहा है बच्चों, जलावरण यानी कि प्रवाही जलावरण। वो मनुष्य के जीने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो वातावरण भी होना चाहिए, पानी के लिए, पीने के लिए पानी भी होना चाहिए और रहने के लिए रेतान भी होने चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, जमीन। तो उसके बाद क्या आएगा, जीवावरण। तो कौन कौन आएंगे उसमें, तो मनुष्य आ सकते हैं, पशु पक्षी आ सकते हैं, जीव जंतु आ सकते हैं। तो पृथ्वी पर कितने आवरण हैं, 4 आवरण है। कौन कौन से, वातावरण, जलावरण, मृदावरण और जीवावरण। 2.1 में पृथ्वी के आवरण बच्चों हम देख सकते हैं और हमने देखे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे मृदावरण। हम पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर निवास करते हैं उस भाग को मृदावरण के रूप में पहचाना जाता है। मृद अर्थात क्या होता है बच्चों, तो मिट्टी और आवरण अर्थात सतह या परत। तो बच्चों हम पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर निवास करते हैं यानी कि रहते हैं उस भाग को मृदावरण के रूप में पहचानी जाता है। मृद यानी कि क्या होता है, अर्थात मिट्टी, और आवरण अर्थात क्या होता है, सतह या परत। पृथ्वी के ऊपरी सतह मिट्टी और चट्टानों जैसे ठोस पदार्थों का बना हुआ है, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जो ऊपर का भाग होता है वो मिट्टी और चट्टानों जैसे ठोस पदार्थों का बना हुआ है, जिसके कारण वह घनावरण या शिलावरण के रूप में पहचानी जाते हैं, जिसके कारण वो घनावरण या शिलावरण के रूप में पहचानी जाती है। वो कैसी होती है, वो ज़्यादातर मजबूत होती है। यह आवरण पृथ्वी सतह का लगभग 29% भूभाग रोकता है, यानी कि पृथ्वी सतह का भाग लगभग कितना प्रतिशत रोकता है, तो 29% भूभाग रोकता है। यह सतह लगभग 64 से 100 किमी जितनी मोटी है, यानी कि यह जो सतह का लगभग जो भाग है वो 64 से 100 किमी जितनी मोटी है। यह सभी स्थान पर एक समान मोटाई नहीं है, यानी कि जिस स्थान पर जाए उस स्थान पर समान मोटाई नहीं है, फिर भी अंदर या बाहर एक समान आकार नहीं है। फिर भी अंदर देखे और बाहर देखे तो समान आकार नहीं मिला है। वो लगभग मिट्टी और चट्टानों जैसे द्रव्यों की बनी हुई है, यानी कि वह लगभग देखे तो मिट्टी और चट्टानों जैसे द्रव्यों की बनी हुई है। इस भूभाग पर छोटे बड़े पर्वत, पठोरी प्रदेश, मैदान आदि आए हुए हैं, यानी कि भूभाग पर देखे तो छोटे बड़े पर्वत भी आए हुए, पठारी प्रदेश आए हुए हैं और कई जगह पर मैदान भी आए हुए हैं। सतह से शुरू करके जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती है। जैसे कि
जमीन के ऊपरी भाग से छोड़ दे तो शुरू करके देखे तो जैसे जैसे हम गहराई में यानी कि ऊंडाई में नीचे जाते हैं तो वैसे वैसे तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। पृथ्वी के भूगर्भ में रही चट्टानों को पिघले हुए स्वरूप को क्या कहते हैं, मैग्मा या भूस्वरूप कहते हैं। तो बच्चों ये वाला आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैग्मा या भूरस किसे कहते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ में यानी कि पृथ्वी के अंदर में जो देखे जाए तो में रही हुई चट्टानों को पिघले हुए स्वरूप को क्या कहते हैं, मैग्मा और भूरस कहते हैं। पृथ्वी के अंदर कई गैस है, पृथ्वी के अंदर भी गैस है जो गर्म होने से ऊपर की तरफ दबाव बनाकर निकलने का प्रयास करती है। और जमीन के अंदर रहे हुए जो गैस होते हैं वो कई बार क्या होता है, ज़्यादातर दबाव बनता है तब वह बाहर निकलने का प्रयत्न करती है, परंतु ऊपर आती हुई चट्टानों को दबाव भी उतना ही अधिक होता है। परंतु जैसे ही हम देखें तो बच्चों हम देखो तो पृथ्वी के अंदर कैसे की गैसें होती है और गर्म होने के ऊपर की तरफ दबाव बनाकर बाहर निकलने का प्रयास करती है, परंतु ऊपर आई हुई चट्टानों को दबाव भी इतना ही अधिक होता है। इस तरह से गर्मी और दबाव जैसे बल एक दूसरे को संतुलित रखने में सहाय होते हैं, यानी कि दोनों क्या होता है, एक दूसरे का बैलेंस रहता है। इस तरह से गर्मी और दबाव जैसे बल एक दूसरे के संतुलित रखने में सहायक यानी कि मदद होते हैं। इसीलिए तो पृथ्वी की यह सतह फटती नहीं है, उसके कारण उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह जो होती है ऊपरी वो फटती नहीं है। जहाँ पर यह संतुलन नहीं बन पाता है वहीं सतह टूट जाती है और ज्वालामुखी फटता है। जहाँ पर दोनों का बैलेंस नहीं रहता है, संतुलन नहीं होता है, वहीं पर क्या होता है, सतह टूट जाती है और ज्वालामुखी फटता है। माँ यह मुद्दावरण हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, तो फिर से क्या पूछती है, उत्तर पूछती है उसकी माँ से कि मुद्दावरण हमारे लिए किस तरह उपयोगी है। तो बच्चों मुद्दावरण हम कहाँ पर रह रहे हैं, मुद्दावरण में रह रहे हैं। रहने के लिए क्या होता है, सजीव सृष्टि को रहने के लिए मुद्दावरण चाहिए ही चाहिए। यदि मुद्दावरण न हो तो हम अपना मकान किस पर बनाते, यानी कि एक सवाल है बच्चों कि मुद्दावरण न हो तो हम किस तरह रहते। पीने के पानी, भोजन के लिए खेती, उद्योग धंधे के लिए आवश्यक खनिज या जंगल, ये मुद्दावरण के बिना कैसे संभव हो सकते हैं। यदि बच्चों देखें तो मुद्दावरण न हो तो कितने सारे प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। यदि हम मकान नहीं बना सकते हैं, पीने का पानी, खाने का भोजन, खेती, उद्योग और धंधों के लिए आवश्यक खनिज या जंगल के मुद्दावरण के बिना कैसे संभव हो सकता है। आज हम अपने मुद्दावरण के बारे में जो बातें की उसके आधार पर मुद्दावरण में किसका समावेश हो सकता है उससे संबंधित चित्र बनाए। यानी कि बच्चों यदि मुद्दावरण न हो तो हम घर न बना सकते, पीने का पानी नहीं मिल सकता, भोजन नहीं मिल सकता, खेती न होती, उद्योग न होते, धंधे और व्यवसाय न कर पाते और खनिज न मिल पाता, जंगले न होते। तो ये सब जो है वो सब हमें किसके आभारी है, मुद्दावरण के आभारी है। और मुद्दावरण के बिना कैसे ये सब असंभव है, संभव हो सकता है। तो आज हम अपने मुद्दावरण के बारे में जो बातें की उसके आधार पर देखें तो मुद्दावरण में किसका समावेश होता है उसके संबंधित चित्र बनाना है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि मुद्दावरण के बारे में बातें की और अब कौन से जलावरण के बारे में जानेंगे। तो बच्चों आइए आपको मैं जलावरण के बारे में बताऊंगी। पृथ्वी की सतह का नीचे वाला भाग पानी से घिरा हुआ है, यानी कि पृथ्वी की सतह का
जो पृथ्वी के नीचे का भाग क्या है, पानी से भरा हुआ है, जिसे जलावरण के रूप में पहचाना जाता है। पृथ्वी के सतह पर भूभाग की तुलना में पानी का भाग अधिक है। देखा जाए तो बच्चों कि पृथ्वी की सतह पर भूभाग से देखा जाए कि उसकी तुलना में पानी का भाग ज़्यादातर है। जलावरण लगभग 71% जितना भाग रोके हुए है। तो बच्चों ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। जलावरण कितने प्रतिशत भाग रोके हुए, तो कितने आएंगे बच्चों? 71। जलावरण में विशाल जल भंडार रखने वाले भाग अर्थात कौन कौन से हैं? महासागर, जिसके हम प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर के रूप में पहचानते हैं। तो बच्चों हम देखें कि जलावरण में विशाल जल भंडार रखने वाले भाग कौन से हैं? अर्थात देखें तो महासागर। महासागर में ज़्यादातर पानी रहता है, जिसे हम प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर के रूप में पहचानते हैं। तो बच्चों ये वाला आप लाइन कर सकते हो। सभी महासागर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी कि सभी जो महासागर होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। सभी विस्तार के पास आए हुए स्थानीय जल विस्तार समुद्र, सागर, उपसागर, खाड़ी या जल डमरू मध्य के नाम से पहचाने जाते हैं। यानी कि भूमि विस्तार के पास आए हुए स्थानीय जल विस्तार जो है वो समुद्र यानी कि सागर, उपसागर, खाड़ी या जल डमरू मध्य के नाम से पहचाने जाते हैं। पृथ्वी पर आए हुए महासागर को विशाल और गहरे, यानी कि पृथ्वी पर जो आए हुए महासागर है वो खूब विशाल या गहरे हैं। कहीं कहीं पर 10 से 11 किमी जितनी गहरी खाइयाँ आई हुई है। कहीं देखें तो बच्चों कहीं कहीं पर 10 से 11 किमी जितनी गहरी खाइयाँ आई हुई है। महासागर की सतह की पृथ्वी सतह पर ऊंचे पर्वत, विशाल मैदान, पठारी प्रदेश या खाई आई हुई है। महासागर की सतह पर देखो तो पृथ्वी की सतह पर उच्च प्रदेश आए हुए हैं, विशाल मैदान आए हुए हैं, पठारी प्रदेश आए हुए हैं और खाइयाँ आई हुई है। माँ, इन समुद्र में कितना पानी होगा? यह तो खारा नमकीन होता है। तो बच्चे फिर से अपनी माँ से प्रश्न पूछती है कि इन समुद्र में कितना पानी आया होगा? वह तो खारा नमकीन होगा। तो वह हमें किस तरह उपयोगी है? तो बच्चों खारा पानी हम भी नहीं पीते हैं। तो ये प्रश्न हमारे में भी है। तो बच्चों हम आगे देखेंगे कि हाँ, पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97% जितना पानी समुद्र में आया हुआ है। तो बच्चों हम देखेंगे वो उत्तर देते हुए कहती है कि पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97% जितना पानी समुद्र में आया हुआ है। शेष पानी का लगभग 3 और 4 भाग पानी दोनों ध्रुव तथा हिमालय जैसे दूसरे ऊंचे पर्वतों पर बर्फ के रूप में आया हुआ है। यानी कि शेष यानी कि बचा हुआ जो पानी है वो लगभग 3.4 भाग पानी दोनों ध्रुवों पर तथा हिमालय जैसे दूसरे ऊंचे पर्वतों पर आया हुआ है, बर्फ के रूप में आया हुआ है। और शेष यानी कि बाकी बचा हुआ पानी कुछ भाग सरोवर में है, कुछ भाग नदियों में है और कुछ भाग का पानी पृथ्वी के भूगर्भ में यानी कि पृथ्वी के नीचे भूगर्भ में संग्रहित है। पीने लायक पानी बहुत ही कम है, यानी कि जो मनुष्य पी सके ऐसा पानी। सजीव सृष्टि पीने लायक पानी बहुत कम है। यह मीठा पानी जलावरण की भेंट है। यह मीठा पानी क्या है? जलावरण की भेंट कहलाता है। सजीवों को जीवित रहने के लिए मीठा पानी आवश्यक है। सजीवों को हमें जीने के लिए क्या चाहिए? पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इस मीठे पानी का मुख्य आधार क्या है? वर्षा। वृष्टि के लिए बाष्प समुद्र में से आती है। समुद्र में से मूल्यवान रसायन, खनिज, मछलियाँ
प्राप्त होती है। जिस तरह धरती पर सजीव सृष्टि का अस्तित्व है, उसी तरह से समुद्र में भी सजीव सृष्टि आई हुई है। महासागरों की लहरें, प्रवाह और ज्वारा भाटा में रही हुई प्रचंड शक्ति को संग्रहित करके विद्युत शक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा वह जल मार्ग के रूप में उपयोगी है। तो बच्चे देखिए, तो उसका मुख्य आधार, पानी का मुख्य आधार कौन सा है? वर्षा। तो वर्षा वृष्टि के लिए बाष्प समुद्र में से आती है, यानी कि यहाँ का ग्रीष्म में क्या होता है, पानी गर्म होके वराल के स्वरूप में ऊपर जाता है। उस जो बाष्प होती है वो समुद्र में से आती है। समुद्र में से मूल्यवान रसायन मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, जैसे कि नमक भी मिलता है और मछलियाँ प्राप्त होती है। उनमें से क्या कर सकते हैं, लोग आय कर सकते हैं। जिस तरह धरती पर सजीव सृष्टि का अस्तित्व है, उसी तरह समुद्र में भी क्या है, सजीव सृष्टि आई हुई है। महासागरों की लहरें, उनके जो प्रवाहों और ज्वारा भाटे में रही हुई प्रचंड यानी कि तेज शक्ति को संग्रहित करके हम क्या कर सकते हैं, विद्युत शक्ति यानी कि बिजली प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वह जल मार्ग के रूप में भी उपयोगी है। उसके अलावा भी किस तरह उपयोगी है, जल मार्ग में जाने के लिए भी उपयोगी है। तो बच्चों हम यहाँ देखेंगे 2.2 में संसार का रेखांकित चित्र मानचित्र दिया गया है, ये आपको देखना है। देख बेटा, अब हम तीसरे आवरण के बारे में समझेंगे। तो बच्चों हम देखेंगे तीसरा आवरण। पहला कौन सा देखा, तो बच्चों पहला मुद्दावरण, उसके बाद जलावरण। अब कौन सा आवरण देखेंगे हम, वातावरण। तो देख बेटा, अब हम तीसरे आवरण के बारे में समझेंगे। वो कौन सा है, वातावरण। पृथ्वी के चारों तरफ आए हुए हवा के आवरण को हम वातावरण की कहते हैं। तो बच्चों पृथ्वी के चारों तरफ आए हुए हवा के आवरण को हम वातावरण कहते हैं, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किमी तक फैला हुआ है। वो पृथ्वी की सतह से कितनी किमी तक फैला हुआ है, 1000। वह मुद्दावरण और जलावरण की तरह इन आँखों द्वारा देखा नहीं जा सकता। वह मुद्दावरण क्या होता है, वातावरण हम प्रत्यक्ष यानी कि अपनी नजरों से प्रत्यक्ष हम देख नहीं सकते हैं। वातावरण में विविध गैसें, पानी की वाष्प, धूल के रजकण, क्षारकण और सूक्ष्म जंतु भी मिले होते हैं। वातावरण में क्या क्या होता है बच्चों, ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो वातावरण में पानी की वाष्प होती है, धूल की रजकण होती है, क्षारकण और सूक्ष्म जीव जंतु यानी कि न दिखाई देने वाले जीव जंतु भी मिले हुए वातावरण में होते हैं। वातावरण रंगहीन होता है, यानी कि वातावरण का क्या नहीं होता है, रंग नहीं होता है, उसका स्वाद नहीं होता है, ये सुगंध रहित यानी कि उसकी सुगंध नहीं आती है। उसमें ठोस द्रव्य और गैस तत्वों का समावेश होता है, यानी कि वातावरण में ठोस द्रव्य होते हैं और गैस तत्वों का भी समावेश हुआ होता है। उसमें लगभग 78% जितना नाइट्रोजन, 21% जितना ऑक्सीजन और 1% जितनी अन्य गैसें आई हुई है। तो बच्चों वातावरण में लगभग ये वाला आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। 78% जितना नाइट्रोजन हवा में होता है, यानी कि वातावरण में मिला हुआ होता है। और ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है, 21% ऑक्सीजन वातावरण में मिला हुआ होता है। और 1% जितनी अन्य गैसें भी मिली हुई वातावरण में होती है। पृथ्वी की बच्चों आप लाइन कर सकते हो, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैस कितनी प्रतिशत, 1% वातावरण में आई हुई होती है। पृथ्वी की सतह से जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे ही वातावरण में अधिकांश गैसों का प्रमाण कम होता है। तो बच्चों जैसे ही पृथ्वी की सपाटी यानी कि सतह जो होती है उससे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे ही वातावरण में अधिकांश देखें तो गैसों का प्रमाण भी कम होता जाता है।
जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक होने से हवा में, यानी कि बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में अधिकतर ज़्यादा होती है। हवा के निम्नतर स्तर में वह अधिक प्रमाण में है और ऊपर जाने पर कम हो जाता है। तो बच्चों जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है वातावरण में ऊपर जाता है, तो ऊपर जैसे ही जाते वह अधिक प्रमाण में कम हो जाते हैं। ओजोन गैस हवा में खूब कम प्रमाण में है। यह गैस सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायोलेट किरणों का शोषण करके पृथ्वी को सूर्य की प्रचंड गर्मी से बचाती है। तो बच्चों ये वाला आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप लाइन कर सकते हैं। ओजोन गैस हवा में खूब कम प्रमाण में है। यह गैस सूर्य की पराबैंगनी यानी कि इसे क्या कहते हैं, अल्ट्रावायोलेट किरणों का शोषण करके पृथ्वी को सूर्य की प्रचंड गर्मी से बचाती है। यह गैस मुख्य रूप से देखें तो खूब सुबह खुले मैदान में और समुद्र के किनारे की हवा में अधिक प्रमाण में होती है। तो बच्चों पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों का शोषण करके पृथ्वी को सूर्य की प्रचंड गर्मी से बचाती है। और गैस मुख्य स्वरूप से देखें तो सुबह खुले मैदानों में और समुद्र के किनारे की हवा में अधिकतर इसका प्रमाण देखने को मिलता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस पृथ्वी पर आई हुई सजीव सृष्टि को जीवित बनाए रखती है। यानी कि बच्चों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस पृथ्वी पर आई हुई सजीव सृष्टि को क्या करती है, जीवंत रखती है। और ऑक्सीजन के ज्वलनशीलता को नाइट्रोजन मंद कर देता है और ऑक्सीजन के ज्वलनशीलता को नाइट्रोजन क्या करता है, मंद करता है। तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे 2.3 वातावरण में गैसों का प्रभाव कैसा रहा। तो बच्चों ये वाला आप देख सकते हो। तो 20.99% ऑक्सीजन वातावरण में आया हुआ है और अन्य वायु आप देख सकते हो बच्चों, आप देख सकते हो। तो यहाँ तक 20.99 ऑक्सीजन है और अन्य वायु कितने हैं बच्चों, यहाँ पे वाइट लाइन जो आपको दिख रही है वो अन्य वायु यानी कि 1% है। और बाकी सब यहाँ जो आप देख रहे हैं वही तक नाइट्रोजन कितना है, 78.03% नाइट्रोजन वातावरण में मिला हुआ है। तो बच्चों हम देखेंगे वातावरण में मुख्य प्रवाही तत्व कौन से है, पानी। गर्मी से बाष्प बंद करके पानी भाप के रूप में हवा में मिल जाती है, यानी कि गर्मी से बाष्प बनती है और उसके बाद पानी भाप के रूप में हवा में मिल जाती है, जिसे हम नमी के रूप में पहचानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नमी के रूप में पहचानते हैं। बाष्प के जमने की क्रिया को घनीभवन कहा जाता है और बाष्प के जमने की क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, घनीभवन कहते हैं। घनीभवन के कारण ही बरसात, ओस, हिम, ओले आदि बाष्प के रूप में बनते हैं, यानी कि बाष्प के कारण ही, घनीभवन के कारण ही देखें तो बरसात में क्या बनता है, ओस, हिम, ओले आदि बाष्प के रूप में बनते हैं। किसी भी प्रदेश के मानव का भोजन, पहनावा, निवास, स्वरूप, रंग, आर्थिक प्रवृत्ति आदि यह वातावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि बच्चों हम देखें तो किसी भी प्रदेश के मानव का भोजन, उनका पहनावा, उनका निवास, उनका स्वरूप, रंग, आर्थिक प्रवृत्तियाँ कैसी है आदि पर वातावरण का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। वातावरण में उनके रजकण भी देखने को मिलते हैं, यानी कि वातावरण में देखें तो क्या होता है, धूल के रजकण भी देखने को मिलते हैं। इन रजकणों के कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश फैलता हुआ दिखलाई पड़ता है। तो इन रजकणों, ये जो
रजकणों के कारण ही पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश फैलता हुआ दिखलाई पड़ता है, जिसके कारण सूर्योदय के समय अचानक प्रकाश या सूर्यास्त के समय अचानक अंधेरा नहीं होता है, जिसके कारण ही देखें तो सूर्योदय यानी कि सूर्यास्त होने से पहले अचानक प्रकाश या सूर्यास्त यानी कि सूरज डूबने से पहले समय का अचानक अंधेरा नहीं होता है। रजकण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर पृथ्वी की सतह पर वापस लौटती है, यानी कि रजकण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर पृथ्वी की सतह पर वापस लौटती है और हमें सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है और हमें इसी तरह सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। वातावरण के माध्यम के कारण हम आवाज़ सुन सकते हैं और वातावरण के माध्यम के कारण ही हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आवाज़ सुन सकते हैं। इसीलिए तो रेडियो दूरदर्शन का प्रसारण संभव हो सकता है। इसके कारण ही वातावरण होने के कारण ही हम क्या कर सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं। दूरदर्शन यानी कि टीवी क्या कर सकते हैं, टीवी न्यूज़ जो भी चलचित्र होते हैं वो हम उसके प्रसारण के कारण ही हम देख सकते हैं। प्रसारण संभव हो सकता है जो वातावरण है, तभी रेडियो और दूरदर्शन का प्रसारण संभव बना है। तो बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे 2.4 में मानव जीवन और आवरण के बारे में जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम मानव जीवन और आवरण, तो मानव जीवन बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मानव है, उसके बाद ये वाला दृश्य मानवी को जिंदा रहने के लिए क्या सबसे ज़रूरी होता है, पानी बहुत आवश्यक होता है उसके लिए। और मानवी को जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, पानी आवश्यक है। कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, पानी चाहिए। इसके साथ साथ हमें क्या होना चाहिए, वातावरण भी होना चाहिए, जीवावरण। तो बच्चों जीवावरण में ये मनुष्य भी आएंगे और पशु पक्षी भी आएंगे। उसके साथ साथ हमें जलावरण तो चाहिए ही, उसके बाद जीवावरण भी होना चाहिए। और जीवावरण को जिंदा रहने के लिए उसके साथ साथ कुछ प्रवृत्तियाँ भी होनी चाहिए। और श्वास लेने के लिए हवा चाहिए। और यहाँ पे और ये जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी से क्या कहते हैं, धरा। धरा यानी कि मृदावरण भी कहते हैं। उसमें खेती की जा सकती है, उसमें गृह उद्योग यानी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी की जा सकती है। तो ये सब मनुष्य को जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और इसके साथ जीवावरण आ सकता है। उसके साथ मनुष्य के जीने के लिए, श्वास लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है और रहने के लिए जमीन की यानी कि मृदावरण की हमें आवश्यकता होती है। तो बच्चों हम 2.4 में मानव जीवन और इसका आवरण। अब सुनो, इन तीनों आवरण के कारण पृथ्वी के ऊपर चौथे आवरण जैसे जीवावरण का अस्तित्व है। यानी कि पृथ्वी तो है ही, पृथ्वी यानी कि मृदावरण। मृदावरण के साथ साथ मानव सृष्टि को क्या आवश्यक होता है, पानी पीने का। पानी पीने के साथ साथ क्या होता है बच्चों, हमें चौथा आवरण, कौन सा आवरण होता है, जीवावरण का अस्तित्व भी होना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों हमने 3 आवरण देखे, कौन कौन से थे, मृदावरण, जलावरण और कौन सा आवरण था बच्चों। आगे का हम देखेंगे कि वातावरण, तो कितनी प्रतिशत वातावरण में गैस आई हुई है वो भी हमने देखा। तो बच्चों हम देखेंगे कि जीवावरण,
पृथ्वी के मुदावरण, जलावरण और वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि में फैली हुई है उसे जीवावरण कहते हैं। तो बच्चों, जीवावरण किसे कहते हैं? पृथ्वी के मुदावरण, जलावरण और वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि फैली हुई है उसे जीवावरण कहते हैं। तो बच्चों, ये वाला आप प्रश्न लाइन कर सकते हो। पृथ्वी पर जीवावरण एक महत्वपूर्ण आवरण है, यानी कि पृथ्वी पर जीवावरण एक महत्वपूर्ण आवरण है। सौर परिवार में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवावरण है, यानी कि सौर परिवार में देखा जाए तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है कि जिस पर जीवावरण अस्तित्व है। पृथ्वी पर की जीव सृष्टि में वनस्पति, प्राणी और जीव जंतु और मानव का समावेश होता है। तो बच्चों, आपको ये वाला प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर जीव सृष्टि में कौन कौन से उदाहरण है उसका समावेश हुआ है। तो वनस्पति, प्राणी, जीव जंतुओं और मानव का समावेश होता है। तो बच्चों, ये आपको याद रखना है। हम सब भोजन और दूसरी बहुत सी चीज वस्तुओं जीवावरण से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम सब भोजन प्राप्त करने के लिए और दूसरी बहुत सी चीज वस्तुओं जीवावरण में से प्राप्त कर सकते हैं। वनस्पति और प्राणियों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो बच्चों, वनस्पति और प्राणियों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। वनस्पति हमें क्या क्या देती है? औषधि देती है, फल फूल देती है और भोजन भी देती है। तो प्राणियों के बिना हम नहीं रह सकते हैं। हमारा अस्तित्व का और निर्माण का आधार क्या है? जीवावरण। जो मनुष्य का अस्तित्व और निर्माण का आधार है तो कौन सा है? जीवावरण, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। जिसे कितना भागों में? जीवावरण को कितने भाग में बांटा गया है? एक अजैविक और दूसरा जैविक। तो बच्चों, जीवावरण को कितने भाग में बांटा गया है? 2। कौन कौन से? एक अजैविक और दूसरा जैविक। तो अजैविक विभाग में क्या क्या आएगा बच्चों? तो कौन कौन से उदाहरण होंगे? मुदावरण, जलावरण और वातावरण का अध्ययन किया गया है। जबकि जैविक विभाग में वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन किया गया है। तो बच्चों, अजैविक में क्या होगा? तो अजैविक में मुदावरण, जलावरण और वातावरण का अध्ययन यानी कि अभ्यास किया गया है। जबकि जैविक विभाग में, जैविक यानी कि जो व्यक्ति क्या कर सकता है? एक जगह से दूसरी जगह अपने आप ही जा सकता है। ऐसे कि जैसे कि इसमें वनस्पति आती है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है? उसका विकास होता है। इसीलिए वो प्राणी और सूक्ष्म जीवाणुओं और उसमें क्या आएगा? मानव भी आएगा। उसका अध्ययन का समावेश किया गया है। तो बच्चों, आप लाइन कर सकते हैं। मनुष्य अपने कार्यों से पृथ्वी को प्रदूषित करे तो इन आवरण को कुछ नुकसान होगा, यानी कि मनुष्य अपने जो फायदे के लिए प्रवृत्तियाँ जो करता है उस प्रवृत्तियों के बदले पृथ्वी को प्रदूषित करके इन आवरणों को कुछ नुकसान होगा क्या? तो बच्चों, होता है। मनुष्य जो अपने फायदे के लिए क्या करता है? प्रवृत्तियाँ जो कर रहा है उनसे ये पर्यावरण के घटक। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्राकृतिक यानी कि कुदरत से हमें मिला हुआ। ये जो आप देख सकते हैं, पशु पक्षी, ये जो वातावरण है, ये जो तालाब है, नदी नाला है, ये सब क्या है? प्राकृतिक। और ये आप देख रहे पशु पक्षी ये जैविक में आएंगे। तो बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे मानव निर्मित यानी कि मानव ने जो खड़ा किया है, मनुष्य ने जो बिल्डिंगें बनाई है, मस्जिदें बनाई है, मकाने बनाए हुए हैं, और इसके साथ उसने मानव प्रवृत्तियों के रास्ते भी बनाए हैं। उसके साथ मानव ने
क्या बनाए हैं? ये बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई है। तो बच्चों ये सब क्या है? अजैविक है। ये अजैविक है। ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये रास्ते देख रहे हैं, ये सब क्या है? अजैविक है। और ये सब आप देख रहे हैं प्राकृतिक है, जो कुदरत द्वारा मिला हुआ है। और उसमें जैविक है, इसमें मनुष्य रह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे तो पर्यावरण के घटक में ये सब क्या है? मानव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मानव प्रवृत्ति है। तो पर्यावरण में घटक में कौन कौन से आएगा? मानव, जैविक और अजैविक। इसमें प्राकृतिक में जैविक। तो पशु क्या है? जैविक है। पक्षी क्या है? जैविक है। और वृक्ष क्या है? जैविक है। तो ये सब जैविक में आएंगे। और मानव निर्मित और यानी कि मानव ने जो प्रवृत्ति की है उसके द्वारा बनाए गए ये बिल्डिंग, मकाने हैं, रास्ते हैं, ये सब किस में आएगा? अजैविक में आएंगे। और पर्यावरण के घटक में सबसे पहले तो मानव है। तो मानव यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 3 है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 2.5 में पर्यावरण के तत्व यहाँ पे दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे 2.6 में मानव प्रवृत्तियों का यहाँ पर आवरण का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो बच्चों ये आप जो देख रहे हैं, बच्चों ये आप देख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप 2.6 की तस्वीर देख रहे हैं। इसमें जो मानव प्रवृत्तियाँ की गई है उसमें आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी आई हुई है। वो कंपनियों में से निकला हुआ पानी कहाँ जा रहा है? नदी नाले में। वो नदी नाले का पानी कैसा है? गंदा है। तो कैसा हो गया है? दूषित हो चुका है। वो दूषित हुआ पानी ही ये जो आप खेत देख रहे हो ये खेत में जाता है। तो ये खेत भी क्या होंगे? दूषित ही होंगे। और उसमें से ये जो भूंगड़े आप देख रहे हो उसमें से निकला हुआ जो धुआं है वो ये जो पशु पक्षी है उसके श्वास में जाएंगे तो उसे भी क्या होगी? हानि होगी। और उसके साथ हमारा घर नज़दीक में है तो हम पानी का उपयोग भी कहाँ से करेंगे? तो नदी नाले में से ही करते हैं। तो उससे भी हमें भी रोग हो सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह हमें कि हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं 2.6 में मानव प्रवृत्ति का आवरण पर सीधे प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों हम देखेंगे मनुष्य अपने विकास के लिए न जाने कितनी प्रवृत्तियां जाने अनजाने करता है। तो मनुष्य अपने विकास के लिए जाने अनजाने कई सारी प्रवृत्तियां करता है जिससे अनेक आवरणों का संतुलन बिगड़ जाता है। तो जिससे देखें तो आवरण का संतुलन बिगड़ चुका है। लेकिन जैसे कि खनिज प्राप्त करने के लिए अधिक खनन किया जाता है, यानी कि खनिज प्राप्त करने के लिए ज़्यादातर खनन यानी कि धरा जो होती है, सतह जो होती है, सतह को क्या खुदाई करवाती है। भूमिगत परमाणु परीक्षण खनिज तेल खोजने के लिए बहुत गहराई तक खुदाई और आवश्यकता से अधिक पाताल कुआं तैयार करने जैसी प्रवृत्तियां करने से मुदावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। तो बच्चों देखें तो भूमिगत परमाणु परीक्षण करवाना, खनिज तेल खोजने के लिए बहुत गहराई तक के खुदाई करवाना, आवश्यकता न होने पर भी अधिक पाताल कुआं तैयार करवाना जैसे ये सब जो प्रवृत्तियां हैं उसके कारण मुदावरण का संतुलन बिगड़ चुका है। शहरों और गांवों की अशुद्धियाँ और औद्योगिक कचरा तालाबों में फेंकने से हमारे तालाब दूषित हो रहे हैं। और कई सारे शहर होते हैं, गांवों की अशुद्धियाँ जो होती है उसका जो कचरा होता है औद्योगिक कचरा तालाबों में फेंकने से हमारे तालाब भी दूषित हो रहे हैं। वही पानी हम फिर से
हमें क्या करते हैं, घर काम में उपयोग करते हैं, तो हमें क्या होगा, हम भी बीमार पड़ जाएंगे। गर्मी बढ़ने से दो प्रदेशों का बर्फ पिघलने लगा है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से दो प्रदेशों का बर्फ जमा हुआ था वो भी पिघलने लगा है। जहाज़ों का निरर्थक तेल बहने के कारण, यानी कि जहाज़ों में समुद्र में बड़े बड़े जो जहाज़ें होते हैं उसमें मशीनों में से निकलने वाले तेल होते हैं, वो तेलों के कारण ही औद्योगिक क्षेत्र गंदे होते हैं और रसायनयुक्त पानी का निकाल समुद्री जीवों का विनाश कर रहा है। और रसायन युक्त बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है उसमें उपयोग किए जाने वाला जो पानी है वो पानी का निकाल कहाँ किया जाता है, समुद्र में। तो समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं उसका विनाश होता है, जो जलावरण के लिए भयजनक है वो इसके लिए क्या होता है, भयजनक है। उद्योग कारखाने, पावर स्टेशन और वाहनों द्वारा दूषित हवा वातावरण में मिली है, यानी कि उद्योगों, कारखाने और पावर स्टेशन और वाहनों द्वारा दूषित हवा वातावरण में मिलती है। वाहनों के अधिक आने वाले क्षेत्र में कार्बन मोनोक्साइड जैसी गैसों का प्रमाण अधिकतर बढ़ गया है। वृक्षों को काटने से CO2 का प्रमाण बढ़ जाता है। CO2 का प्रमाण अधिक बढ़ने से पृथ्वी पर गर्मी का प्रमाण बढ़ जाता है। इस तरह वातावरण में मानव प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा है। पर्यावरण का शोषण होने से प्रकृति की पोषण कड़ी प्रभावित होती है, जो जीवावरण के लिए नुकसानप्रद है। तो बच्चों, हमारा चैप्टर यहाँ पर पूर्ण होता है। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 से 3 दिए गए हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 से 5 दिए गए हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ समझाइए। 1 से 5 दिए गए हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित विधान सही है या गलत बताइए। 1 से 4 दिए गए हैं। और प्रश्न 5, निम्नलिखित का आपके जीवन के साथ का क्या संबंध है उसके बारे में लिखना है। तो बच्चों, आपको स्वाध्याय सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखना है। 1 से 5 प्रश्नों की आप एग्जाम के लिए तैयारी करनी है।